नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? सब मजे में, मस्त है सब। चलो चलो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले चले जल्दी से आ जाइए और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। और आज हम अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास की अगर हम बात करें, तो हम क्या करने वाले हैं? तो सर आज हम करेंगे वंद समाज और उपनिवेशवाद का अगला लेक्चर। ठीक है, पहला लेक्चर हो चुका है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? इतने दिनों तक कहां थे तुम लोग? कि सर हम तो यहीं थे, आप कहां थे ये बताओ। चलो कोई बात नहीं, आ गया हूं यार फिर से। इतने दिन हो जाते हैं, बीच में इतना गैप हो जाता है तो काफी तुम्हारी याद आने लगती है, काफी याद सताने लगती है तुम्हारी। बेटा खुश रहो, खुश रहो, बहुत बड़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ। चलिए अच्छी अच्छी बहू ले आओ, पहले पढ़ाई लिखाई करो फिर बहू ले आओ अच्छी सी, है ना? बहुत बड़े हो जाओ। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हमने जो चैप्टर शुरू किया था वंद समाज और उपनिवेशवाद का, हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। और काफी कुछ हमने जो पढ़ लिया था इस चैप्टर की। अगर हम बात करें तो हमने किसके बारे में बात की थी सर? किस तरीके से अंग्रेजों ने ना सिर्फ हमारे भारत को गुलाम बनाया, बल्कि भारत में जो हमारे वन थे इनको भी इन्होंने गुलाम बनाया था। हमारी जो आज तुम देखते हो ना, आज आपको कहीं भी वन दिखाई नहीं देते। आज हमारे भारत में सिर्फ 18% जो है आपको वन दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उपनिवेशवाद ने, जब अंग्रेजों ने हम पर राज किया तो इसने किस तरीके से हमारे वनों को प्रभावित किया और वनों में रहने वाले जो वन प्राणी हैं उनको प्रभावित किया। उसका हम जो एक तरीके से इतिहास पढ़ रहे थे कि किस तरीके से आज जो हमारे वन दिखाई देते हैं, जो कि बहुत कम हो चुके हैं, सिर्फ 18% है, और एक टाइम पर वन हमारे 40% हुआ करते थे। तो किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे वन को बर्बाद किया, वनों को बर्बाद किया, वनों का शोषण किया। तो वो कहानी हम जो है यहां पर पढ़ रहे थे, उसका इतिहास हम जो है इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। आपको इतनी चीजें क्लियर हुई थी? फटाफट से बताओ। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चे जो आ चुके हैं। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं भाई, एक पोल करवाते हैं। और पोल में पहले आप मेरे को बता दीजिए कि पोल में सबसे पहले आपको क्या बताना है। एक मिनट भाई, ये कहां गया? पोल कहां गया भाई? पोल कहां गया? पोल 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 पोल। यार पोल वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? तो पोल एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ये पोल वाला ऑप्शन कहाँ नहीं आ रहा? वो जो पोल पोल नहीं काटा तो नहीं था हमने, क्या करें? एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। वो पोल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 से 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद क्लास शुरू हो रही है तुम्हारी। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ बस। आज सर अर्चना यादव सर, आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जिए हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। ठीक है ना? एक मिनट रुकना 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 इस पे। ठीक है, ये वाला यही होगा मेरे को लगता है। तो कहाँ से आएगा? ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, चलो पोल बाद में करवाते हैं। एक काम करते हैं, पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना? रिवीजन कर लेते हैं। चले चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ाई तो होती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवीजन की। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि किस तरीके से जंगल से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट से, सारे बच्चे मुझे थम्स अप दे दो। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सारे बच्चे एक बार छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से थम्स अप दे देंगे और इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना?
चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करें। हाँ रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, रिवीजन ही करवा रहा हूं। तो पहले चैप्टर का हम पहले लेक्चर का हम पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत करवाई थी कि किस तरीके से हमारे घर में, हमारे आसपास की जो भी आपको चीजें दिखाई देती हैं, उनमें से कितनी चीजें जो होती हैं वो हमें पेड़ों से मिलती हैं। अब यानी कि पेड़ों से मिलती हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं जंगलों से आती होंगी, जंगल में पेड़ होते हैं, इन सबको काटा जाता होगा। क्लियर हुआ? जैसे आपकी किताबों की हम बात करें, मेज कुर्सियों, आपकी किताब का जो पेज होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि सारी चीजें कहां से बनती हैं सर? सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे लकड़ी से बनती हैं, पेड़ों से ही बनती हैं। अगर मैं बात करूं, हाँ आपके कपड़े के रंगने वाला जो रंग होता है वो भी आपको कपड़े से मिलता है। बहुत तरह का जो केमिकल होता है वो आपको कहां से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। अलग अलग चीजें जो होती हैं वो केमिकल से आपको एक तरीके से पेड़ों से आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, दोबारा इवेंट नया तो नहीं बनेगा? तो कितने मिनट लगेंगे करने में? उनको बोल दूं मैं? बीच में क्या लगा दोगे? अच्छा अच्छा, अरे सुनो 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 सुनो, बेटा 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 बेटा, अरे ओ सतीश, ये ना बदतमीजी मत करियो, ठीक है? ये तूने अभी की है, ठीक है ना? ब्लॉक होना है क्या तुम्हें दोबारा? हाँ सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, सारे बच्चे भी ध्यान से सुनो कि 1 मिनट के लिए अभी थोड़ा सा स्क्रीन पे क्या आता है, हाँ तो आप देखोगे अभी स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से टीचर एक्स चल नहीं रहा है, तो पोल वोल नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट पे स्क्रीन पे मैं नहीं आ पाऊंगा, तो हड़बड़ा मत जाना, ठीक है? हड़बड़ा मत जाना। क्लियर हुआ ना? हाँ तो बस 1 से 2 मिनट का टाइम दे दो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। क्लियर हुआ ना? बस 2 मिनट में, बस 2 मिनट में। क्लियर हुआ? चलिए चलिए चलिए, आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ, ठीक है? टीचर्स आपके वापस आ गए हैं, ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ हाँ ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आके बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं यार, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। तो वही है, हम क्या कर रहे थे भाई? तो हम एक तरह से रिवीजन कर रहे थे, और रिवीजन की मैं बात करूं तो रिवीजन में हमने क्या क्या कर लिया था, तो आप देखोगे हम इस पे बात कर रहे थे कि हमारे वनों में किन किन प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको बात की कि किस तरीके से हमने अपने वनों को काटा। तो मैंने आपको एक डेटा दिया था कि भाई औद्योगिकरण के दौरान आप देखोगे जब अंग्रेज हमारे देश में आए, जब आप देखोगे अंग्रेज, बस 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 हो गया अब शांत हो जाओ सारे बच्चे, कोई भी फालतू का कमेंट नहीं करेगा। क्लियर हुआ ना? हाँ मैं आ गया हूं, वापस आ गया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस से आ जाना है आपको। क्लियर हुआ ना? चलिए क्लियर हुआ है ना? क्लियर हुआ ना? मैं ऑडिबल हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? जल्दी से बता दो फटाफट से, एक बार ही बता दो जल्दी से, उसके बाद पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, दिखाई दे रहा हूं ना मैं? एम आई ऑडिबल प्रॉपर? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा तो फिर मैंने आपको बताया था कि भाई जब औद्योगिकरण हुआ था,
और औद्योगिकरण के दौरान अलग अलग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी, जनसंख्या बहुत बढ़ने लगी। अब इन जनसंख्या की डिमांड को पूरा करने के लिए, मांगों को पूरा करने के लिए आप देखोगे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आप देखोगे जंगलों को काटना शुरू किया और लगभग आप देखोगे 139 लाख वर्ग किलोमीटर का 139 लाख वर्ग किलोमीटर का जंगल जो है वो काट दिया, है ना। 139 लाख वर्ग किलोमीटर का आपको जो है जंगल यहां पर कटता हुआ दिखाई देगा, है ना। बहुत सारा जंगल काट दिया और आप देखोगे कि विश्व के क्षेत्रफल का, जितने भी क्षेत्रफल में वन है उसके क्षेत्रफल का 9.33% था। ये बहुत ज्यादा वन काट दिया हमने। आप देखोगे विश्व में जितने भी जंगल हैं उसका 9.30% भाग हमने बिल्कुल जो है सफाई कर दिया। हमने इतने लालची हो जाते हैं, इतने लालची हो जाते हैं हम अपने होता ना, अपने लालच के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। इंसानों ने पिछले 50 सालों में पृथ्वी को इतना कष्ट पहुंचाया है कि हम उस कगार पर आ गए हैं कि अब सब कुछ तबाह हो रहा है। आप सोच के देखो, आज प्रलय आ रही है नहीं आ रही, यही तो प्रलय है भाई। प्रलय एकदम से थोड़ा ना आएगी। पूरा पंजाब जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गया है। तुम जब पहाड़ों पे इतना खनन करते हो, तुम पहाड़ों को काट काट कर वहां पे घर बना रहे हो, वहां पे होटल बना रहे हो, वहां पे जितने भी जंगल है तुमने सारे के सारे काट दिए। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, नदी में बड़े बड़ी जो लकड़ियां हैं वो तैरती हुई मिली हैं। इससे यह पता चलता है कि हमने पहाड़ों की कितनी बुरी दुर्गति की है। सोच के देखो, पहाड़ों को खत्म कर दिया हमने। और इस तरीके से इंसानों ने अपने लालच में आके, आप देखोगे 139 लाख वर्ग किलोमीटर 139 लाख वर्ग किलोमीटर के जंगलों को काट डाला। और इसमें अंग्रेजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आप देखोगे क्यों काटा, तो आप देखोगे इन जंगलों को काट के इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने उद्योग लगाए, खेती की, इन्होंने चारागाह, बड़े बड़े चारागाह बनाए, है ना। ईंधन के लिए, लकड़ियों के लिए जो है इनका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इन्होंने अपने लालच के लिए, अपनी लालच के लिए जो है इन्होंने पूरे का पूरा हमारे भारत के वनों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था, है ना, इसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीजें और बताई थी कि हमने जंगलों में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने पूरा आपको बता दिया है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहां पर आप देखोगे ना, 1600 की हम बात करें, सन 1600 की हम बात करें, तो आप देखोगे 1/6 भाग जो था, आप देखोगे ना, है ना, लगभग छठा हिस्सा जो था हमारा खेती के अंतर्गत आता था। क्लियर हुआ। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया, आधा हो गया। मतलब 1/6 हिस्से पे हम खेती करते थे सन 1600 में, जो कि बढ़कर कितना हो गया, आधा हो गया। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सोच के देखो कि हम 1600 में हमारा 1/6वां भाग जो था वो खेती के लिए था। अब हमने क्या किया, हमें खेती, जब हमारी जनसंख्या बढ़ी तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, जमीन की। अब जमीन तो सीमित संसाधन है भाई, तो हमने क्या किया, हमने उस जमीन को बढ़ाने के लिए हमने जंगलों को काटने शुरू कर दिया। तो आप देखोगे 1600 में 1/6 भाग जो था वो खेती के अंतर्गत था और धीरे धीरे बढ़कर जो है आधा हिस्सा हो गया। ये मैंने सब बता दिया था आपको। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अंग्रेज जब भारत में आए, अंग्रेजी सरकार भारत में जब आई, तो किस तरीके से इन्होंने वनों को काटना शुरू किया, है ना। वनों को काटना क्यों शुरू किया, क्योंकि इनको जो है वहां पे उद्योग खोलना था, बड़े बड़े बागान लगाने थे, चाय के, कॉफी के, इन सबके, है ना, ककोआ के, इन सबके बागान लगाकर इन्हें जो है धंधा करना था, बिजनेस करना था। तो अपने मतलब के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए, आप देखोगे, अब मैंने आपको बताया था कि मतलब किन किन चीजों से निकल रहा था। खेती भी ये कर रहे थे, उन जंगलों को काट कर वहां पे खेती ही कर रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े बागान ये लगा रहे हैं, वहां पे अपने उद्योग लगा रहे हैं, प्लस वहां पर आप देखोगे लकड़ियों का इस्तेमाल ईंधन की तरह कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, पहले जो ट्रेन की पटरियां होती थी उनको आपस में, है ना, बांधने के लिए, है ना, पकड़ मजबूती देने के लिए आप देखोगे स्लीपर्स का इस्तेमाल किया जाता था, लकड़ी के स्लीपर्स का, जो कुछ ऐसे दिखते थे। ये पटरी है और बीच बीच में हम स्लीपर्स लगाते हैं। आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो आपने देखा होगा, जब ट्रेन की पटरियां देखते हो तो बीच में आप स्लीपर्स देखते हो। आज के टाइम पर ये सीमेंट के बनाए जाते हैं, उस टाइम पर ये लकड़ी के बनाए जाते थे, है ना। तो इनके लिए आप देखोगे लाखों टन की, जो लाखों करोड़ों टन की जो लकड़ियां काट काट के ईंधन के लिए और स्लीपर्स के लिए इस्तेमाल की गई। तो इस तरीके से आप देखोगे यहां पर आपको यहां पे वन की कटाई होते हुए दिखाई देती है। अच्छा, एक चीज और थी, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन जो था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो इनको अपनी नौसेना को ताकत देनी थी। अब नौसेना कहां रहती है, नौसेना तो समुद्र में घूमती है भाई। अब नौसेना को ताकत देने के लिए आप देखोगे इन्हें बहुत सारे जहाज की जरूरत थी। और आप देखोगे इंग्लैंड में, और जहाज बनते किसके हैं, तो ओक एक पेड़ होता है बेटा। ओक क्या होता है, एक पेड़ होता है, इसकी लकड़ी के, ये बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, इसकी लकड़ी के जहाज बनते हैं। अब क्योंकि यहां पर इंग्लैंड में जंगल तेजी से नष्ट हो गए थे, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर अंग्रेज जो होंगे वो भारत में ओक के ट्रीज को जो है, ओक के पेड़ों को जो उगाएंगे अपने यहां पर जहाज बनाने के लिए, है ना। तो जहाजों का निर्माण करने के लिए आप देखोगे इन्होंने जंगलों को काटा। क्लियर हुआ, ये सारी चीजें हुई, समझ में आया। चलिए, फिर मैंने बता दिया आपको ईंधन के लिए, स्लीपर्स के लिए भी इन्होंने जंगलों को काटा। और लगभग आप देखोगे ना, अनुमान है कि लगभग 1.6 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने के लिए करीबन आप देखोगे 1760 से 2000 स्लीपर्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब सोच के देखो कितने हजारों लाखों किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन्होंने कितने पेड़ों को जो है
आहुति दे दी होगी इन लोगों ने, है ना। तो बहुत बदमाश थे अंग्रेज, बहुत ज्यादा बदमाश थे। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था ये पहले क्या था, पहले जो अंग्रेज होते थे भारत में आते थे और बड़े बड़े बगान लगाया करते थे कॉफी के, चाय के। तो आज आपको जहां भी चाय कॉफी के बगान दिखते हैं तो मान लेना वहां पर एक टाइम पर जंगल हुआ करता था और इन बदमाश अंग्रेजों ने वहां पर पेड़ों को काटकर कॉफी के, चाय के बगान लगा दिए। तुम्हें क्या लगता है चाय बहुत पहले से चल रही है ना? चाय कॉफी सब अंग्रेज ही लेके आए हैं भारत में। चाय कॉफी कोकोआ इनका नामो निशान नहीं था भारत में कभी। ये सब लेके कौन आया भाई? ये सब लेके आए हैं अंग्रेज। क्लियर हुआ ना या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए फिर मैंने आपको एक इंसान के बारे में बताया था, इसका नाम था डीट्रिक्स बैड्रिक, है ना। डीट्रिक बैड्रिस ये कौन था भाई? तो एक तरीके से जर्मन विशेषज्ञ था, इसको भारत में बुलाया गया था, है ना। एक तरीके से इंस्पेक्टर था ये, इसको भारत में बुलाया गया था और इसने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। सबसे पहले इसने किस पर ध्यान दिया? इसने जो है एक तरीके से संरक्षण विज्ञान पर ध्यान दिया। इसके अनुसार आप देखोगे इसने क्या बोला था कि जंगल को व्यवस्थित ढंग से प्रतिबंध करने के लिए, एक तरीके से प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? प्रबंधन का मतलब क्या होता है? प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, कि हमें पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और इसने एक तरीके से क्या किया? इसने एक तरीके से आप देखोगे वैज्ञानिक वानिकी जो होती है उसका निर्माण किया। अब ये कहता क्या था? वैज्ञानिक वानिकी होती क्या है कि एक जगह तुम जाते हो, मान के चलो ये कोई फलानी जगह है ना, ये कोई फलानी जगह है, यहां पर अलग अलग तरीके के क्या लगे हुए हैं? पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके के आप देखोगे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के यहां पर इस जंगल में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब इनका मतलब क्या? इनका मतलब यह है कि भैया हमें जो खेती करनी है हमें कुछ ही पेड़ चाहिए। अब यहां पर तो अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हैं, अब यहां पर अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हैं। अब अंग्रेजों को हर प्रजाति से मतलब थोड़ना है, अंग्रेजों को मतलब किससे है कि जो प्रजाति उनके लिए लाभदायक है। ओक हो गया, है ना, साल के पेड़ हो गए, अब ये इनको लकड़ियां देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जितने भी ये अलग अलग पेड़ थे इन सबको काट दिया। अब यहां पर एक ही प्रकार के वृक्ष जो है उगाए जाएंगे। अब इससे हुआ क्या? इससे समस्या क्या आई कि अब एक बात बताओ कि तुम सिर्फ एक पेड़ की ही खेती करोगे, एक पेड़ को ही लगा दोगे और बाकी के पेड़ों को काट दोगे, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि दूसरी जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। तो ये अंग्रेजों ने किया। ऐसे आप देखोगे हजारों प्रजातियां जो थी हमारे पादपों की वो विलुप्त हो गई अंग्रेजों के चक्कर में। और ये किसकी वजह से हुआ था? वैज्ञानिक वानिकी की वजह से हुआ था, है ना। और ये इस इंसान की वजह से हुआ था। कौन से कहां गया ये? हाँ ये देखो, ये शैतान कहीं का, है ना। इसका नाम था डीट्रिक बैड्रिस, है ना। इसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने जंगल से संबंधित अच्छे एकदम कड़े जो नियम कानून है इनको लागू कर दिया। कड़े नियम कानूनों को लागू कर दिया उन्होंने कि भाई जंगल, अब सोच के देखो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जंगलों में जो आदिवासी रहा करते थे इन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, इन पर बहुत ज्यादा जो है फर्क पड़ा। अब जब इन पर फर्क पड़ा तो आप देखोगे कि अब क्योंकि वो जो आदिवासी रह रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ ही वो जंगल है भाई। तुमने उनसे जंगल भी छीन लिया, जंगल ही उनका घर था। मतलब हम पेड़ काटे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम काटोगे तो दिक्कत वाली बात है। पेड़ काटने वालों को सजा होने लगी। अब सोच के देखो, तुम हजारों लाखों टन पेड़ काट रहे हो, तुम्हें कोई सजा नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारी सरकार है भाई। अंग्रेज हो तुम। हम पेड़ काटेंगे, हम कुछ भी इस्तेमाल कर लेंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको सामने आ रही थी। फिर आप देखोगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जैसे हम आज के टाइम पर, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो होती है ना, आईएएस जिसको हम बोलते हैं, आईएएस, पीसीएस, है ना, आईपीएस। तो ऐसी आप देखोगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी निर्माण किया गया। अलग अलग जो ऑफिसर्स थे इनको बुलाया गया। ये सब इन्होंने अंग्रेजों ने ही निर्माण किया था 1864 में। फिर भारतीय वन अधिनियम को लागू किया। भारतीय वन अधिनियम क्या थे सर? तो इन्होंने वन से संबंधित अलग अलग कानूनों को पारित कर दिया। आप देखोगे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को खोला गया। यहां पर आप देखोगे अलग अलग प्रकार की रिसर्चें हुआ करती थी ताकि हम क्या करें, हम जो एक तरीके से जंगलों में अलग अलग वृक्षों को उगा सकें, ताकि हम क्या कर सके, अपने फायदे के लिए जो है जिन वृक्षों से हमें फायदा होता है उन्हीं वृक्षों को जो है उगाया जाएगा। अब इसी को क्या नाम दिया गया? इसी को वैज्ञानिक वानिकी नाम दिया गया कि जब आप क्या करते हो, जब आप एक ही प्रकार के जो पेड़ हैं उनको उगा रहे होते हो। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो प्राकृतिक वनों को काट दिया जाएगा। जो भी प्राकृतिक रूप से वन बने हुए हैं इनको काटा जाएगा और एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाया? यही कॉन्सेप्ट कहलाया वैज्ञानिक वानिकी। जैसे कि आप देखोगे साल, सागौन, चीड़, इनसे क्या होता था? इनसे जहाज बनते थे, इनसे फर्नीचर बनता था, इनसे वो स्लीपर्स बनते थे रेल के, इनसे आप देखोगे ईंधन में लगाया जाता था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जगह पर जाके जितनी भी प्राकृतिक प्रजातियां थी इन सबको नष्ट कर दिया जो फायदा नहीं देती थी। सिर्फ किनको लगाया? सिर्फ उनको लगाया जो प्रजातियां, जो पेड़ की प्रजातियां इनको फायदा दे रही थी। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता दी थी। देखो ये होते हैं साल के पेड़ हैं, देखो, है ना, वो साल के पेड़ बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, है ना। ये बस काटते चले जाते हैं और इन्हीं पेड़ों को जो इस्तेमाल किया जाता है जहाज बनाने के लिए, बैट बनाने के लिए, है ना, स्लीपर्स बनाने के लिए। तो आप देखोगे इन्होंने यही पेड़ों को, एक जैसे पेड़ों को जो उगाना शुरू किया। क्लियर हुआ? अब ये बताओ, यहां तक पूरा मैंने पिछली क्लास तक पढ़ा दिया था।
20 मिनट हो गए रिवीजन में, डेली इतना रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा, कोर्स भी कंप्लीट करवाना है मुझे, अगले क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ फटाफट से मुझे एक तरीके से अपना तुम बता दो कि तुम्हें अब तक ये पूरा चैप्टर जो है ये मैंने पिछली क्लास तक पढ़ाया था, रिवीजन पूरा हो चुका है, अब तुम मुझे ये बताओ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ फटाफट से। सब भूल गए तो मैंने ठेका ले रखा है याद दिलाने का, भाई मेरा काम है रिवीजन करवाने का। भूल जाते हो, पढ़ाई नहीं करोगे तो भूल तो जाओगे ही हैं कि सर सब भूल गए, बहुत प्राउडली बता रहे हो सब भूल गए हैं, चांटे पड़ेंगे चांटे, बदतमीज कहीं का। चलिए चलिए, सब भूल गए, भूल जाते हो मतलब मैंने वो ले रखा है तुम्हारा ठेका कि भाई मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, हर क्लास में रिवीजन करवाता हूं तब तुम्हारी ये हाल है, अदरवाइज रिवीजन ना करवाऊं ना तो कहां से कहां तक पहुंच जाओगे तुम पता नहीं। ये चैप्टर जो है ना इतना सरल, इतिहास का सबसे सरल चैप्टर है ये। फ्रांसीसी क्रांति, समाजवाद, नाजीवाद, इन सबसे सबसे जो इजी चैप्टर है, सबसे सरल चैप्टर जो है वो ये वाला चैप्टर है। अगर तुम्हें ये भी चैप्टर नहीं आ रहा ना तो भैया फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। चलिए 93% बच्चों को क्या हुआ, डर गए क्या? अरे भैया ईमानदारी से आंसर तो दे दिया करो यार। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम नए टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया था वो क्या था सर? अब तक जो भी मैंने पढ़ाया था ये रिवीजन था सर। ये क्या था सर? अब तक जो भी मैंने पढ़ाया था बेटा जी वो क्या था? वो रिवीजन था सर। तो इनको एक काम करते हैं भाई, हाँ इनको डिलीट कर देते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो ये सब क्या है सर? ये सब रिवीजन है सर, ये सब रिवीजन था सर। क्या था सर? रिवीजन था ये। चलो ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, अब आज के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं इनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा वन अधिनियमों के बारे में कि मैंने आपको पता होना चाहिए। अब ये जल्दी से मेरे को बताओ वन अधिनियम कब पास किया गया था? फटाफट से बताओ। थोड़ी देर में मैंने बताया था आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वन अधिनियम कब पास किया गया था। भारतीय वन अधिनियम कब पास किया गया था? जल्दी से मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ मेरे को, कब पास किया गया था? जल्दी से बोलो फटाफट से। अरे बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, कब पास किया गया था? अरे बोलना, बोल बोल बोल। मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे जब तक बताओगे नहीं मेरे को। ऐसे थोड़ा ना पढ़ाने का कोई फायदा है, मैं ही बताता रहूं, मैं ही बताता रहूं, तुम कुछ बोलो ही ना। 1856, 1865, 1800, देखो एक कोई ढंग का नहीं बता रहा। 1865, 1864, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या, ठीक है अब हुआ क्या भाई, 1865 का जो वन अधिनियम जो था इसने क्या बोला, इसने जंगलों पर सरकारी नियंत्रण शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, अब जब अंग्रेजों को लगा कि हमें वनों को बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए? हमारे लिए बचाना चाहिए, क्योंकि वन का अगर दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे लिए तो कुछ बचेगा नहीं। अब वनों में बेचारे कौन रहा करते थे? वनों में रहते थे आदिवासी लोग, वनों में आदिवासी लोग रहते थे। अब तुम ये बताओ कि अगर तुम जहां रह रहे हो उसके आसपास की चीजें पर जो है तुम्हारा ही तो हक होना चाहिए भाई। ये वनों में जो लोग रह रहे हैं ये पहले आए थे, अंग्रेज पहले आए थे? अरे अंग्रेज तो बहुत बाद में आए हैं भाई, ये तो हजारों सालों से वहीं रह रहे थे। और तुमने क्या किया, तुम आकर अब उनके लिए तुमने अलग अलग कानूनों को पारित कर दिया 1865 में, है ना। और आप देखोगे कि जंगलों पर सरकारी नियंत्रण शुरू हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1878 से 1927 के बीच में जो है आप देखोगे अलग अलग प्रकार के कानूनों का निर्माण किया। और ये जो कानून बने थे आप देखोगे ये किसके लिए बनाए गए थे? भारतीयों के लिए बनाए गए थे। सोच के देखो, ये कानून जो थे वो अंग्रेजों के लिए नहीं थे, अंग्रेज तो आराम से पेड़ों को काट सकते थे। ये जो कानून बनाए गए थे किसके लिए बनाए गए थे? तो ये भारतीयों के लिए बनाए गए थे। स्पेशली मैं बात करूं जो हमारे भारत में आदिवासी समूह जो था इसके लिए बनाए गए थे। तो किसके लिए बनाए गए थे सर? ये हमारे भारत में जो एक आदिवासी समूह जो था, आदिवासी समूह जो था इसके लिए बनाए गए थे। अब आदिवासी समूह की हम बात करें, इसकी पूरी जो जीविका है, इस आदिवासी समूह की जो पूरी जीविका है ये किस पर आधारित है? तो इन वनों पर आधारित है। तो तुमने इनके लिए क्यों कानून पारित किया ये बताओ। अब ये बेचारे क्या करेंगे? ये तो जंगल में रहते हैं ना, अब ये करेंगे क्या? क्योंकि इनके लिए तो क्या हुआ, इनके लिए तो अंग्रेजों ने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी, अलग अलग कानूनों को पारित किया। आप देखोगे 1878 में एक अधिनियम पास किया इन्होंने, और इस अधिनियम के तहत आप देखोगे जंगलों को इन्होंने 3 श्रेणी में बांटा। इन्होंने जंगल को 3 श्रेणी में बांटा। पहली जो श्रेणी थी इसको हम बोलते थे आरक्षित वन, दूसरी जो श्रेणी है इसको हम बोलते थे संरक्षित वन, और तीसरी जो श्रेणी है इसको बोलते थे हम ग्रामीण वन।
अगर हम आरक्षित वनों की हम बात करें तो आप देखोगे इन आरक्षित वनों पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। अब सोच के देखो, इन आरक्षित वनों में किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। यहां से कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता, यहां कोई भी जानवरों की क्या नहीं कर सकता, कोई भी जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। अब आपको लगेगा सर ये तो अच्छी चीज है, ये तो अंग्रेज जो है ना, ये तो हम वनों को बचा रहे हैं ना सर, इसमें खराब क्या है, इसमें दिक्कत क्या है सर, आरक्षित वन है ये तो अच्छी चीज है, यानी कि यहां पे किसी को जाने की परमिशन नहीं है तो यहां पे कोई भी पेड़ को नहीं काटेगा। अरे दिक्कत तो यही थी, मैंने क्या बोला, ये जो कानून पारित किए गए थे ये सिर्फ किसके लिए थे, ये सिर्फ भारतीयों के लिए थे, है ना, यानी कि अंग्रेज जा सकते थे, अंग्रेज तो भैया यहां से क्या कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे, यहां पे अंग्रेज यहां से पेड़ों को काटे जा रहे थे। लेकिन ये सारे के सारे जो कानून पारित किए गए थे ये हमारे लिए किए गए थे, गरीब भारतीयों के लिए किए गए थे, ताकि हम जो है जंगल में ना घुस पाए। समझ में आया? तो कानून तो अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत क्या थी, कानून तो सबके लिए बराबर होने चाहिए ना, तो अंग्रेजों के लिए भी बराबर होने चाहिए। लेकिन ये कैसी बात है कि भाई तुम जो है तुम तो वनों को काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, और हम पर तुमने अलग अलग अधिनियम लगा दिए। तो आरक्षित वनों के अंडर में आप देखोगे कि ये सरकारी नियंत्रण वाले थे, सिर्फ सरकार के व्यक्ति ही जा सकते हैं और केवल सरकार उपयोग कर सकती है। सोच के देखो कितने ये बदमाश है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही इन वनों को इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि सिंपल सी बात है, अंग्रेज ही इन वनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर जो भी आदिवासी समूह वगैरह जो रहते थे इनको पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया। सोच के देखो, इन आरक्षित वनों में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां रहती थी जो ग्रामीण, जो बिल्कुल है ना, बिल्कुल बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई नहीं थी। ये बिल्कुल आदिवासी लोग थे जो प्रॉपर तरीके से 100% ये सिर्फ और सिर्फ वनों पर ही आधारित थे। अब सोच के देखो, इन जंगलों में जो आरक्षित वन थे इनमें जो भी आदिवासी समुदाय रहा करता था, इन लोगों को विस्थापित कर दिया गया, इन लोगों को जंगल से निकालकर बाहर फेंक दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इतने बदमाश थे अंग्रेज। खून खोलता है नहीं खोलता तुम लोगों का, ये बताओ, ये बताओ। क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बताओ। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, अभी गरीब नहीं है, तब तो गरीब थे। दूसरे जो श्रेणी थी इनको हम बोलते थे संरक्षित वन। अब संरक्षित वन की हम बात करें, इनमें क्या था, संरक्षित वन वो वंश होते हैं, वो वन होते हैं आप देखोगे जिनको थोड़ा बहुत संरक्षण प्राप्त होता है। याद रखना, यहां पर भी आप देखोगे कुछ हद तक यहां पर नियम कानून होते हैं, कुछ हद तक यहां पर प्रतिबंध होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि इनमें आरक्षित वनों में ज्यादा प्रतिबंध होते हैं। आप देखोगे कुछ आंशिक रूप से सरकार का नियंत्रण होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कुछ, जैसे मान के चलो आरक्षित वनों में तो किसी की भी सबकी एंट्री बैन है, सबकी एंट्री, सिर्फ अंग्रेजी सरकार को छोड़कर आरक्षित वनों में सबकी एंट्री बैन है, कोई भी भारतीय लोग नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं संरक्षित वन की, तो यहां पर थोड़ी बहुत रियायतें दे रखी हैं, यानी कि आप देखोगे स्थानीय लोग जो हैं वो जंगल में रह सकते हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो थोड़े बहुत जंगलों का संसाधनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो आप समझो यहां पे कि वनों को जो 3 प्रकार में बांटा गया है, सबसे ऊपर कौन आएगा, आरक्षित वन, जिनको फुल प्रोटेक्शन, फुल एकदम फुल संरक्षण दे रखा है सरकार ने, कि सरकार ही बस इस्तेमाल कर सकती है, बाकी कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे संरक्षित वन। संरक्षित वन में ऐसा बोला जाता है कि कुछ हद तक सरकार का जो है नियंत्रण है, कुछ अंशों पर सरकार का नियंत्रण है। अब ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मान के चलो कोई स्थानीय लोग हैं, आसपास रह रहे हैं, तो वो उस वन में रह सकते हैं, उस वन की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब यह है कि नियंत्रण तो उस पर भी है, लेकिन ज्यादा नहीं है, यहां पे ज्यादा नहीं है, यहां पे कुछ रियायतें जो है सरकार ने दे रखी हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं ग्रामीण वन। ग्रामीण वन कौन से होते हैं, तो आप देखोगे गांव वालों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो आप देखोगे जहां ग्रामीण लोग रह रहे हैं उनके आसपास में जो थोड़े बहुत वन वगैरह होते हैं, तो जहां जहां पर गांव बसे हुए हैं उन इलाकों को इन्होंने क्या बोल दिया, उन इलाकों को बोला इन्होंने ग्रामीण वन। यहां पर एक तरीके से कुछ जो गांव वाले जो होते हैं उनको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। और आप देखोगे इन कानूनों से क्या हुआ, इन कानूनों से जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते थे और एक तरीके से जो परंपरागत गतिविधियां करते थे, आप यहां पर आता है कि सर परंपरागत गतिविधियां क्या होती हैं, जैसे कि हम बात करें पशुपालन कर रहे हैं सर। अब जैसे आप देखोगे ना, जो पहले आदिवासी हुआ करते थे तो ये एक तरीके से जंगलों की जानवरों का थोड़ा बहुत शिकार करते थे, तीतर हो गया, ये हमारा हिरन हो गया, है ना, फिर आप देखोगे जंगली सुअर हो गया, तो उन सब का क्या करते थे लोग, शिकार किया करते थे और इनको, इनकी खाल का इस्तेमाल करते थे, इनके मांस को खाया करते थे ये लोग। तो ये ऐसे ही अपनी एक तरीके से जीवन यापन करते थे, ऐसी ही इनकी जीविका चलती थी। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि अब तो क्या हुआ, अब यहां पर जो हमारे संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, इनसे तो निकाल के फेंक दिया गया आदिवासी लोगों को, अब बेचारे कहां जाएंगे, है ना। तो ये भी अलग अलग तरीके से परंपरागत चीजें करते थे। परंपरागत चीजों का मतलब क्या हुआ, परंपरागत गतिविधियों का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत पहले से चली आ रही है ना। तो जैसे कि हम पशुपालन की बात करें, शिकार की हम बात करें, ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, है ना, तो जंगलों में जो पेड़ वगैरह होते थे उनसे थोड़ी बहुत ये लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करते थे, है ना। फल फूल की हम बात करें, फल फूल इकट्ठा करते थे, इनको जो है बाहर शहरों में जाके बेचा करते थे लोग। अब आप कहोगे सर, आपके में एक सवाल आएगा कि सर ये तो आपने कैसी बात, ये तो दोगली बात कर दी आपने, तो ये भी तो पेड़ों को काट ही रहे हैं। अरे बेटा एक बात बताओ, है ना, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम अगर तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा है, अच्छी बात है, प्रश्न आने चाहिए मन में। एक बात बताओ, ये पूरा जंगल है हमारा, ये पूरा जंगल है हमारा, ठीक है, ये मान के चलो पूरा जंगल है ना,
अब ये बताओ कि आदिवासी कब से रह रहे हैं? आदिवासी रह रहे थे वहां पे हजारों सालों से, हजारों साल, मानते हो नहीं मानते, हजारों साल से रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वो हजारों सालों से आदिवासी जंगल में रह रहे हैं। अंग्रेज को आए हुए कितना टाइम हुआ था? अंग्रेज को आए हुए 100 साल भी नहीं हुए होंगे। अब ये बताओ कि जितनी गंद अंग्रेजों ने सिर्फ 100 साल के अंदर फैलाई, 100-200 सालों में फैलाई है, उतनी ये 1000 सालों में भी नहीं फैला पाए। मतलब हर एक चीज का तरीका होता है। जब मैं बात करता हूं संसाधनों की, तो देखो संसाधन सबके लिए पर्याप्त हैं। आप संसाधन पे खतरा आता कब है? कि जब आप उसके लिए लालच आ जाता है आपके अंदर, जब आप संसाधनों को एक तरीके से लालसापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हो, लालच आ जाता है आपके अंदर। तो यहां पे अंग्रेजों के अंदर तो लालच आ गया था, तभी 100 साल में इन्होंने वो कर दिखाया जो बेचारे 1000 साल में नहीं कर पाए। अरे भैया, इनको कितनी लकड़ियों की जरूरत पड़ती होगी, कितनी ईंधन के लिए थोड़ी बहुत पड़ती होगी। जहां ये एक पेड़ काटते थे, वहां ये 100 पेड़ काट रहे हैं। सोच के देखो, ये अंतर आ रहा है। जहां ये आदिवासी एक पेड़ काटते थे, वहां अंग्रेज 100 पेड़ काट रहे हैं। अरे भैया, वो आदिवासी लोग तो अपनी जरूरत के लिए काट रहे हैं ना, कोई मार्केट में ले जाके बेच थोड़ा ना रहे हैं। वो लकड़ी को ले जाके जंगल में जो लकड़ियां कट रही हैं, वो तो ये बेचारे अपने लिए, अपने घर के लिए। ईंधन किससे जलाएंगे ये बेचारे, है ना? किससे जलाएंगे? लकड़ियों से जलाएंगे ना। तो आप सोच के देखो कि ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज का। जहां ये लोग एक पेड़ काट रहे हैं, वहां ये लोग 100 पेड़ काट रहे हैं। कहां एक पेड़, कहां 100 पेड़। जो इन्होंने 100 साल में करके दिखाया, वो ये 1000 साल में नहीं कर पाए। तो इसलिए यहां पे क्या है, ये कहना गलत होगा कि सर ये भी तो पेड़ काटते थे। ये तो पेड़ काटते थे, इनका तो घर था जंगल। भाई, अपने घर जंगल की वस्तुओं का, संसाधनों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। क्लियर हुआ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीज क्लियर हुई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। हाँ, तो आप देखोगे कि अब इन अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे ही कानून पारित हुए, तो आप देखोगे इन सब पर जो भी गतिविधियां हो रही थी जंगल में, शिकार हो रहे थे, है ना, जो भी जंगलों में आप देखोगे ना, अलग अलग तरीके से चीजें मिलती हैं। आप देखो, शहद मिलता है जंगल में। जंगल में आप देखोगे कई सारे पेड़ होते हैं, उनसे अलग अलग केमिकल मिलते हैं, टैनिन वगैरह मैंने बताया था आपको, जिससे चमड़े पे पॉलिश की जाती है। अब ये सब बेचारे इकट्ठा किया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है अलग अलग अंग्रेजों ने कानूनों को पारित कर दिया है। अंग्रेजों ने अलग अलग कानूनों को पारित कर दिया है। अब कैसे करेंगे भैया? अब तो नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ना? चलिए, अब क्या हुआ, अब यहां पे देखेंगे कि जब ये कानून पास कर दिए, तो किस तरीके से खेती पर प्रभाव पड़ा। किस तरीके से खेती पर प्रभाव, बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि जब अंग्रेजों ने ये नियम कानून पारित कर दिए, तो उसका असर खेती पर क्या पड़ा सर। क्योंकि आप देखोगे उस टाइम पर भारत जो देश था, वो कृषि प्रधान देश हुआ करता था। अब क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है और वहां पर खेती की जा रही है। अब उससे पहले वहां पर खेती होती थी, बिल्कुल होती थी। जंगलों में जो आदिवासी समूह हुआ करते थे, वो एक प्रकार की खेती करते थे, जिसको हम बोलते थे घुमत्तू खेती। इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले सुनो। अब हुआ क्या कि जब अंग्रेज धीरे धीरे आए भारत में, धीरे धीरे आए, जब यूरोपीय उपनिवेशवाद, है ना, का सबसे गहरा प्रभाव किस पे पड़ा, तो आप देखोगे इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा घुमत्तू खेती पर। किस पे सर? जिसको हम जूम, है ना, जिसको हम क्या बोलते थे, जूम खेती बोलते थे। जूम खेती, घुमत्तू खेती। अब पहले समझो कि जूम खेती होती क्या है, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जूम खेती होती क्या है। ध्यान से देखो फटाफट से। ये आप चित्र देख रहे हो, बहुत ही सुंदर चित्र बना के लाया हूं आपके लिए, बहुत ही प्यारा चित्र है। यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप कुछ जो है जले हुए पेड़ देख रहे हो। देखो, ये जले हुए पेड़ देख रहे हो, है ना, ये पेड़ आधे रह चुके हैं। ये जले हुए पेड़ देख रहे हो, नहीं देख रहे? हाँ। तो अब आप देखोगे कि जो आदिवासी लोग जो होते हैं, ये एक तरीके से खेती करते हैं, इसको हम बोलते हैं जूम खेती, घुमत्तू खेती बोलते हैं। देखते हैं भाई होता क्या है इसमें। आप मान के चलो, कोई एक जगह है, आपको एक जगह दिख रही है। अब इस जगह में क्या होगा, इस जगह में बहुत सारे पेड़ खड़े होंगे, है ना। इस जगह में क्या होगा, इस जगह में आप देखोगे बहुत सारे पेड़ खड़े होंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, आदिवासी लोग, ये पेड़ों को काट देते हैं, इनकी टहनियों को काट देते हैं, सबको काट देते हैं। अब जब काट के होगा क्या, काट के जो इसकी टहनियां हैं, जो भी इसकी पेड़ लकड़ियां वगैरह हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी जो पत्तियां वगैरह जो है, इनको जला दिया जाता है। जब वो राख बन जाती है, तो क्या किया जाता है, उसको जो है एक तरीके से इस मिट्टी में मिला लिया जाता है। यानी कि पहले एक जंगल खड़ा हुआ था यहां पर पहले क्या होगा, एक पूरा जंगल होगा। इस जंगल के पेड़ों को काट दिया होगा। काटने के बाद क्या किया होगा, उसको जला दिया होगा। जला के जो राख बची, उस राख को मिट्टी में मिला लिया होगा, है ना। और जब मिट्टी में मिला लेते हैं, तो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाती है। और यहीं पर फिर क्या करेंगे, यहीं पर ये लोग खेती करेंगे। इसको हम बोलते हैं घुमत्तू खेती। और आपके मन में सवाल आएगा, सर घुमत्तू खेती क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये एक जगह नहीं की जाती। अब इस पे 1 साल 2 साल खेती करेंगे। जब ये मिट्टी अपनी उर्वरकता खो देगी, इसकी फर्टिलिटी जो होगी, इसकी गुणवत्ता जब कम हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये उस जगह से चले जाएंगे और सेम चीज किसी दूसरे स्थान पर करेंगे, किसी दूसरे जमीन पर करेंगे, है ना, किसी दूसरी जमीन के टुकड़े पर ये चीज करेंगे। तो ये एक जगह टिकते नहीं है। ये यहां पर खेती करेंगे, फिर कहीं दूसरी जगह खेती करेंगे, जब कहीं तीसरी जगह खेती करेंगे, तो ये ऐसे करके जो है करते रहते हैं। क्लियर हुआ ना? इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं घुमत्तू खेती, है ना। इसको हम जूम खेती भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब हुआ क्या, अब मैं इसको पढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि ये लोग
ये जो खेती था करते कौन थे? ज्यादातर आदिवासी जो लोग हैं वो करते थे, क्योंकि उनकी वो तो जंगलों में रह रहे हैं ना, जंगलों में खेती कैसे करेंगे? तो ऐसे ही करेंगे भाई, पेड़ को काट के, एक तरीके से पेड़ काटेंगे और पेड़ों को काट के उसको जलाने के बाद उसकी राख, उसकी जो राख होगी उसको मिट्टी में मिला लिया जाएगा, और मिट्टी में मिलाने के बाद क्या किया जाएगा? उस पर खेती की जाएगी। अब दिक्कत क्या हुई? अब अंग्रेज आ गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने अलग अलग कानून पारित कर दिए हैं, तो आप देखोगे उन्होंने जूम पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी आदिवासी जो है जूम खेती नहीं करेगा। अब इसके बहुत सारे, देखो कुछ चीजें सही भी थी, कुछ चीजें गलत भी थी। अब इससे होता क्या है? इससे होता है कि प्रदूषण होता है पहली बात तो। इससे एक दूसरी चीज ये भी होती है कि जंगलों में जो दूसरी प्रजातियां जो होती हैं पेड़ पौधों की, इनके जलने का भी खतरा बढ़ जाता है, या फिर जंगल में आग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये अंग्रेज जो थे, इन्होंने पूरी तरह से जो है एक तरीके से जूम खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, पूरी तरह से। अब कोई जूम खेती नहीं की जाएगी। इससे हुआ ये कि इससे आदिवासियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा। सोच के देखो कि आज तुम खेती कर रहे हो, है ना, तुम आदिवासी हो, तुम खेती कर रहे हो, कल को एक नियम आता है कि भैया अब से जो है जूम खेती नहीं की जाएगी, तो तुम पर क्या बीतेगी, है ना? बहुत बुरा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? ये बताओ, लगेगा या नहीं लगेगा, है ना? तो यहां पर वही बात जो है यहां पर बोली जा रही है। तो आप देखोगे अब हुआ ये कि जो यूरोपीय उपनिवेशवाद जो आया, यानी कि अंग्रेज जो भारत देश में आए, हमें गुलाम बनाया, तो इसका सबसे गहरा प्रभाव किस पर पड़ा? तो वो घुमत्तू खेती पर पड़ा। घुमत्तू जो खेती थी वो मैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, आप देखोगे सर ये कहां कहां की जाती है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही की जाती है। भारत के अलावा आपको अलग अलग देशों में अलग अलग आपको एक तरीके से बड़े बड़े महाद्वीपों पर देखने को मिलेगी। एशिया की हम बात करें, अफ्रीका की हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें, तो अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग भागों में इस तरह की खेती जो है की जाती है। बहुत अच्छी बात है। इसको अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आप देखोगे, है ना, इसको दक्षिण पूर्व एशिया में क्या बोलते हैं सर? दक्षिण पूर्वी एशिया में आप देखोगे इसको लादिन के नाम से जानते हैं, लदांग, लदांग के नाम से, लदांग बोल सकते हो आप, है ना। जैसे इंडोनेशिया की हम बात करें, मलेशिया की हम बात करें, है ना, हम थाईलैंड की बात करें, तो इधर आप देखोगे इसको लदांग बोलते हैं। मध्य अमेरिका की हम बात करें तो इसको हम मिल्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्पा, है ना, मिल्पा बोलते हैं, मिल्पा, ठीक है, मिल्पा बोलते हैं इसको। अफ्रीका में इसको चितमेन के नाम से, तावी के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में इसको एक तरीके से चेना। हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में इसको एक तरीके से क्या बोला जाता है? जूम, जूम बोला, जूम खेती बोली जाती है, जूम खेती, है ना। हिंदुस्तान में इसको घुमत्तू खेती भी बोलते हैं सर, है ना। और आप देखोगे इसको अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, धया, पैंदा, बेबर, नेवड़, है ना, जूम, आप देखोगे पौंड, खदान, या फिर कुमरी। तो ये अलग अलग नामों से जो है इस खेती को जाना जाता है। काम सब में वही होता है कि एक जंगल होगा, उसको काट दिया जाएगा, जलने के बाद जो राख होगी उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर उस पर खेती की जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा, ये तरीका मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये तरीका मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये तरीका मैंने बता दिया कि भाई जंगल के कुछ भाग को जो है बारी बारी से काटा जाता है, फिर जलाया जाता है। जलाने के बाद आप देखोगे उसकी राख को मिट्टी में मिला लिया जाता है। फिर क्या होता है? मॉनसून की पहली बारिश के बाद आप देखोगे राख में बीज बो दिए जाते हैं। समझ में आया? यानी कि आप पहले, इन्होंने क्या किया, पहले इनके पास एक जमीन थी, इनके पास अलग अलग पेड़ लगे हुए थे इस पे, है ना, अलग अलग पेड़ लगे हुए थे इस पे, ठीक है सर। इन सबको काट दिया, काट के अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जो भी लकड़ी वगैरह है, जो पत्ते वगैरह जो है, उसको जला दिया जाएगा। जलाने के बाद क्या होगा? साफ हो जाएगा, पूरा पूरा साफ हो जाएगा। अब क्या होगा? राख होगी, राख को मिट्टी में मिला लिया जाएगा, राख को जो है मिट्टी में मिला लिया जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे ही पहली बारिश होती है मानसून की, तो अब होगा ये कि उस राख मिली मिट्टी में एक तरीके से बीजों को बो दिया जाएगा, एक तरीके से बीजों को बो दिया जाएगा, और बीजों को बो दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आप देखोगे फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है ना। यानी कि आप देखोगे गर्मियों जैसे आप देखोगे ना, ये जो मानसून जो आता है, मानसून कब आता है? जुलाई में, है ना, जून जुलाई में मानसून आता है। मिड जून में आप देखोगे क्या करते हैं? बीज डाल देते हैं, बीज बो देते हैं। फिर आप देखोगे अक्टूबर नवंबर आते हैं, यानी कि सर्दियां जैसे आने वाली होती हैं, तो फसल को काट लिया जाता है। और आप देखोगे कि अक्सर इन खेतों पर क्या होता है? 2 साल 2 साल जो है खेती कर ली जाती है। 2 साल के बाद क्या होता है सर? 2 साल के बाद होता यह है कि वो जो मिट्टी होती है वो अपनी उर्वरकता खो देती है। मतलब ये कि फिर उनको छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। हिचकी क्यों आ रही है भाई? कोई याद कर रहा है क्या? हिचकी आ रही है मेरे को, कोई याद कर रहा है क्या मेरे को? क्लियर हुआ? हाँ, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, तो आप देखोगे कि ये लोग 2 साल खेती करते हैं, उसके बाद आप देखोगे 12 से 18 साल तक के लिए आप देखोगे इसको खाली छोड़ देते हैं। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं परती। परती का मतलब क्या होता है? परती का मतलब होता है खाली छोड़ देना। अब परती भूमि कौन सी होती है, समझो थोड़ा सा। परती भूमि कौन सी होती है? परती भूमि वो भूमि होती है, लिख लेना अपने कॉपी में। परती भूमि वो भूमि होती है जिसको हम खाली छोड़ देते हैं। खाली
खाली क्यों छोड़ देते हैं? हम खाली इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उसकी उर्वरकता फिर से आ जाए, वो फिर से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए। अब जैसे मैं बात करूं कि तुम पर जब ज्यादा बोझ होता है, जब तुम पर ज्यादा बोझ होता है, तब आप देखोगे कि तुम्हें थोड़ा फ्री कर दिया जाता है, बेटा जाओ खेल दो 1-2 घंटे, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा माइंड। आप पे काम करवाता रहूं, फिर क्या होगा? तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाएगी। आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करोगे गधों की तरह, लेकिन फिर उससे प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो तभी तो हम बोलते हैं ना कि बेटा बीच बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए खेल कूद लिया करो, है ना, खेल कूद लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो। क्यों बोलते हैं हम? सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान रहेगा दिन भर, पढ़ाई में ही ध्यान रहेगा दिन भर, तो फिर कैसे कर पाओगे? ये बताओ, नहीं कर पाओगे ना। आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्टिविटी आएगी तुम्हारी। कैसे आएगी प्रोडक्टिविटी? नहीं आएगी भाई। तो ऐसे ही इस पे मिलता है, ऐसे ही है कि जब आप एक जमीन पर खेती करते रहते हो, तो इससे क्या होता है सर? एक जमीन पर आप खेती करते रहते हो, तो आप देखोगे उसकी उर्वरकता कम हो जाती है, और उर्वरकता को फिर से लाने के लिए, फिर से उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप देखते हो कि हम उसको खाली छोड़ देते हैं, हम जमीन को खाली छोड़ देते हैं। इसी को हम बोलते हैं परती भूमि। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम परती भूमि बोलते हैं। समझ में आया ना? क्लियर हुआ ना? चलिए चलिए ठीक है ना। और आप देखोगे जब 12 से 18 साल तक इसको खाली छोड़ दिया जाता है, तो होगा क्या? होगा ये कि उस जमीन पर फिर से जंगल आ जाएगा, है ना, फिर से जंगल आ जाएगा। तो यहां पे जो आदिवासी जो थे, इनको पता था कि पेड़ काटना गलत होता है, तभी क्या करते थे? तभी ये सिर्फ 2 साल या 3 साल उस पर खेती करेंगे, उस पर खाली छोड़ देंगे। जब खाली छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आप देखोगे 10-12 साल में यहां पर फिर से जंगल पनप उठेगा। तो इससे कुछ दिक्कत नहीं थी। इससे दिक्कत किसको हुई? अंग्रेजों को ही हुई। इससे जो है आप देखोगे अंग्रेजों को ही दिक्कत हुई। अच्छा, कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी? तो आप देखोगे कि इस भूखंड पे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो मिश्रित फसलें हैं उनको बोया जाता था। जैसे कि हम बात करें मध्य भारत की, हम बात करें और अफ्रीका की हम बात करें, वहां पे आप देखोगे ज्वार बाजरा आपको होते हुए दिखाई देगा। ब्राजील की हम बात करें, यहाँ पे कसावा एक वो फ्रूट होता है कसावा का, उसकी हम बात करें। लैटिन अमेरिका में अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे मक्का और, है ना, फलियां, जो फली होती है ना, फली जो होती है, फलियों को बोला जाता था, फलियों को जो है बोया जाता था। तो आप देखोगे विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं वो दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो है की जा रही हैं। समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारी जो घुमत्तू खेती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही होती थी। आपको दुनिया में जहां जहां आपको आदिवासी लोग मिलेंगे, जहां जहां आपको जंगल मिलेगा, वहां पर आपको जो है घुमत्तू खेती होती हुई दिखाई देगी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई या नहीं होंगी? फटाफट से बता दो, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ इस तरीके से घुमत्तू खेती होती है। आप देखोगे ये आदिवासी हैं बेचारे, इनके पास में आप देखोगे झोपड़ी है ना, घर बने हुए हैं इनकी। और ये देखो इनके आसपास जो जंगल है, ये क्या कर रहे हैं? इसको काट रहे हैं, है ना। काट के जो राख वाख है उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसके बाद ये लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है ना, यही होता है हमारा घुमत्तू खेती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे अब मेन कारण यह आता है कि सर अंग्रेजों ने इन पर बैन क्यों लगा दिया? घुमत्तू खेती जो अब तक चली आ रही है हजारों सालों से, बेचारे जो आदिवासी लोग करते आ रहे हैं हजारों सालों से, जो खेती होती आ रही है घुमत्तू खेती, तो अंग्रेजों को इससे दिक्कत क्या हुई? जितने भी उपनिवेशिक देश जो हैं, जब ये इन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया जाके, तो आप देखोगे क्या दिक्कत क्या थी सर इसमें? क्या दिक्कत थी? क्योंकि आप देखोगे ना, एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है आदिवासियों का, ये बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा था इससे। अब बेचारे वो खाएंगे क्या? ये बताओ, ये खाएंगे क्या? अब आप झूम खेती पर ही आपने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब ये बेचारे खेती क्या करेंगे? जब खेती नहीं होगी तो खाएंगे क्या? अब तक इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, बीच में कौन आ गया? बीच में इनके पास कोई आया और इनकी जिंदगी उजाड़ के चला गया। वो कौन थे सर? वो अंग्रेज ही थे। अब सोच के देखो इनका कहना क्या था, इनका कहना क्या था? तो आप देखोगे उनको ये जो तरीका लगता था वो काफी हानिकारक लगता था। क्यों हानिकारक लगता था? क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, जो हम करेंगे वो हानिकारक नहीं है, जो तुम करोगे तो वो हानिकारक है, तो तुम पर जो हम कानून लागू कर देंगे। भाई कितने कितने भाई, तो गाली देने का मन करता है इनको सच में। कितने हरामी थे ये लोग भाई। मतलब समझ में नहीं आता मुझे कि तुम जो करो तो वो गलत है, वही काम हम जो है 100 गुना कर दें। तुम एक पेड़ काटो, हम 100 काटेंगे, तो वही काम अगर हम करें तो वो बिल्कुल सही है, वो कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इनको जो है तरीका ठीक नहीं लगा। क्यों नहीं ठीक लगा? क्योंकि ये हम नहीं कर रहे। अगर हम करते तो सारे तरीके बढ़िया आते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। हाँ, अगर तुम करोगे तो गलत बात है। तो यही तो दिक्कत है भाई, यही तो है। आरक्षित वन में कोई जा नहीं सकता, सब पर बैन है, लेकिन अंग्रेज सरकार जा सकती है भाई, है ना। हाँ, तो ये इतने ज्यादा जो है ये मक्कार लोग थे। ठीक है, इन्होंने क्या कि उन्हें क्या महसूस हुआ? उन्हें महसूस किया गया कि जहां कुछ वर्षों के अंतर पर खेती की जा रही है, ऐसी जमीन पर रेलवे आदि के लिए उपयोगी इमारती लकड़ियां वाले पेड़ नहीं उगा पाएंगे। तो आप देखोगे कि इन्होंने, आप देखो है ना, कितने 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 ये जो लोग हैं कितने ज्यादा शैतान है। इन्होंने क्या बोला कि जहां जहां पर कुछ ऐसा किया जा रहा है ना, कि जहां जहां पर आप देखोगे इन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ वर्षों के अंतर पर खेती की जा रही है, वो तो आप देखोगे ऐसी जमीन पर आप देखोगे रेलवे की
रेलवे का निर्माण नहीं किया जा सकता। रेलवे के निर्माण के लिए जो भी उपयोगी इमारती लकड़ियां जो हैं उनको हम नहीं उगा सकते। इनका कहना ये था कि मान के चलो कि ये जो आदिवासी जो है इन्होंने जगह खाली छोड़ दी। अब जो जगह खाली छोड़ दी है ना, अब ये क्या नहीं कर सकते उस पर, अब ये जो है ऐसी पेड़ों को नहीं उगा सकते, ओक के, साल के ऐसे पेड़ नहीं उगा सकते कि जिनसे जो है ये लकड़ियां प्राप्त कर लें। ये भी अपने मतलब के, कितने अपने मतलब में कितने चौकस लोग हैं। क्यों, क्या कह रहे हैं कि भैया जो हमारे उपयोग की लकड़ियां हैं वो ऐसी खेती पर हम उगा ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब पेड़ों को जला देते हो, उसमें मिट्टी को राख में मिला देते हो, तो जो मिट्टी होती है वो अपनी उर्वरकता खो देती है। इससे कि होगा ये कि हमें जो लकड़ियां चाहिए, जैसे हमें पेड़ चाहिए जिससे कि हमारी इमारतें बने, हमारे जो रेलवे में जिनके लिए ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी जो लकड़ियां होंगी वो इस मिट्टी पे आ ही नहीं सकती, तो हम तो इस पर बैन लगा देंगे, है ना। इसके बाद इन्होंने बोला जंगल जलाने से क्या होता है, बेशकीमती पेड़ पर भी आग फैल सकती है। भाई कितने, देखो कितने शैतान है ये। वैज्ञानिक वानिकी में ये लोग कह रहे हैं कि जो भी फालतू के पेड़ हैं उनको सबको हटाओ, सिर्फ एक ही प्रकार के पेड़ लगाए जाएंगे, वो पेड़ जो हमें फायदा देंगे, जो हमें लकड़ी देंगे, जो हमें मजबूत लकड़ी देंगे। यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बेशकीमती पेड़ लगाओ। बढ़िया, जो बेशकीमती पेड़ जो हैं वो भी आग की चपेट में आ सकते हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो लपटे हैं, इन लपटों के चक्कर में आप देखोगे जंगल जल भी सकता है ना। फिर आप देखोगे घुमत्तू खेती की मैं बात करूं तो आप देखोगे सरकार के लिए लगान का वसूलना बहुत मुश्किल था। असली कारण यही था असली कारण यही था। अब सिंपल सा बात है कि होता यह था कि ये लोग घुमत्तू लोग थे, ये एक जगह नहीं टिकते थे, ये एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जो है घूमते रहते थे। तो सरकार को सबसे ज्यादा मुश्किल ये थी कि इन पर हम लगान कैसे लगाएं, कर कैसे लगाएं। कि मान के चलो आज ये खेती यहां पर कर रहे हैं, है ना, फिर 6 महीने बाद दूसरी जगह चले गए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद फिर तीसरी जगह चले गए जंगलों में, तो अंग्रेज इनको ढूंढेंगे कैसे? अरे जंगल तो बहुत बड़े बड़े हैं भाई, 100-100, 200-200 किलोमीटर में जंगल फैले हुए हैं, तो अंग्रेज जो है वो कैसे ढूंढेंगे जंगल में इन्हें? असली कारण यही था। अगर एक जगह स्थायी रूप से रहते ये लोग तो कोई दिक्कत नहीं थी, इनसे कर लगान वगैरह लिया जाता। अब लगान अंग्रेज लेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि ये तो घुमत्तू लोग हैं ना, ये एक जगह रुकते कहां हैं, यहां पर खेती की, उसके बाद दूसरी जगह ले चले जाएंगे, उसके बाद तीसरी जगह चले जाएंगे, तो अंग्रेज इनको ढूंढेंगे कैसे? तो ये भी एक कारण रहा होगा। और आप देखोगे अब जो सरकारी नीतियां जो थी, इनके परिणाम क्या हुए आप देखोगे। सरकार ने क्या किया, सरकार ने घुमत्तू खेती पर जो है पूरी तरह से रोक लगाने का जो है फैसला किया, है ना। मैंने आपको कारण बता दिए कि क्या क्या कारण रहे थे, क्या क्या लगता था अंग्रेजों को ऐसा लगता था घुमत्तू खेती जो है वो एक तरीके से जंगल के लिए हानिकारक है। आप देखोगे कि उनको ऐसा महसूस होता था जहां कुछ वर्षों में इस प्रकार की जो खेती की गई है वहां पर हम अपने लिए कुछ उगा नहीं सकते, वो जमीन जो होती है बिल्कुल बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती है ना। और जो बेशकीमती पेड़ जो होते हैं, जब ये जंगल को जलाते हैं तो आप देखोगे कुछ पेड़ बहुत ज्यादा जो बेशकीमती हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जहां ये खेती होती है वहां पर लगान वसूलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं। अब इनके पीछे पीछे अंग्रेज कहां तक भागेंगे? क्लियर हुआ? फिर इन्होंने फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, हम इस पर बैन लगा देंगे। क्लियर हुआ? और आप देखोगे परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अनेक समुदायों को जो है जंगलों में उनके घरों से जबरन निकाल। सोच के देखो, मतलब कितना ये लगता है, कितना बुरा लगता है कि जो लोग हजारों सालों से यहां रह रहे थे, कोई बाहर का व्यक्ति आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सैन्य ताकत से आप देखोगे इन बेचारे लोगों को, जो निहत्थे लोग थे बेचारे, है ना, जो अभी भी तीर कमान चलाया करते थे, वो बेचारे कैसे लड़ते? उनके पास तो बंदूकें थी भाई, इनके पास तीर कमान थे, लड़ते कैसे? आप देखोगे इनको जबरन जो है विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज दिया। अब ये जंगलों में नहीं रह सकते। और आप देखोगे कुछ लोगों को अपना पेशा बदलना पड़ा, कुछ ने तो छोटे बड़े विद्रोह में जरिए जो है प्रतिरोध किया। तो आप देखोगे फिर क्या हुआ, आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने विद्रोह भी किया। आप देखोगे ना, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में आप देखोगे कि किस तरीके से, है ना, आंध्र प्रदेश में जो गुदाम पहाड़ियां जो है, यहाँ पर जो जंगल थे, यहाँ पे आदिवासियों ने किस तरीके से आंदोलन किया। आप देखोगे आदिवासियों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए आप देखोगे कितने सारे जंगल को जो है, आप देखोगे कितने सारे विद्रोह किए, बहुत सारे मारे भी गए, क्योंकि बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे ना। इनके पास तो क्या, तीर कमाने ज्यादा से ज्यादा ईंट मार देंगे, पत्थर मार देंगे, लेकिन अंग्रेज से थोड़ा जीत पाएंगे। अंग्रेजों के पास बड़ी फौज थी, बड़ी सेना थी, आधुनिक हथियार थे इनके पास, कैसे लड़ते बेचारे गरीब लोग कैसे लड़ते? लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कुछ जो आदिवासी समूह जो थे, इन्होंने अपना पेशा ही बदल दिया। ये शहर में आके रहने लगे, ये कुछ देखने लगे, भाई इधर उधर कुछ काम हो जाए, है ना, अपना पेशा ही इन लोगों ने बदल दिया। कुछ ने क्या किया, कुछ ने छोटे मोटे विद्रोह करने की भी जो है कोशिश की, है ना। कुछ लोगों ने आप देखोगे छोटे मोटे विद्रोह करने की भी जो है आप देखोगे कोशिश की। क्लियर हुआ ना? चलिए अच्छा, अब यहां पे मेन सवाल आता है, ठीक है सर, इन्होंने सब चीजों पर बैन लगा दिया। आप देखोगे इन लोगों ने सब चीजों पर, हर एक चीज पर बैन लगा दिया। आप जो है किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी प्रकार की आप देखोगे आप वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी चीज की। जंगल में आप क्या नहीं करोगे, जंगल में आप ना ही लकड़ियों का इस्तेमाल करोगे, जंगल में ना ही आप जो है एक तरीके से किसी भी जानवर का शिकार करोगे,
अब यहां पे सवाल ये आता है कि शिकार, अच्छा ठीक है, शिकार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, ये तो अच्छी चीज है सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, शिकार पर बैन लगा दिया अंग्रेजों ने। वही बात आ गई फिर से, अरे भैया बैन किस पर लगाया? बैन लगाया भारतीयों पर, हम पर बैन लगाया, अपने आप पर थोड़ा बैन लगाया। समझो थोड़ा सा, बैन किस पर लगा? बैन हम पर लगा था कि तुम नहीं कर सकते, हम जो करेंगे वो सब जायज है, तुम नहीं करोगे, ना ही तुम लकड़ियां काटोगे, ना ही तुम जंगल में काटोगे, नहीं तुम जंगल में घुसोगे, ना ही तुम जंगलों में जो जानवर हैं, छोटे मोटे जानवर जो है, ना ही इनका शिकार करोगे। करेंगे कौन? करेंगे तो हम। तो यही तो बात हो रही है। आप सुनो ध्यान से, जंगल संबंधी नए कानूनों ने, आप देखोगे, वनवासियों के जीवन पर एक और तरह से प्रभावित किया। क्या किया सर? आप देखोगे कि वन कानूनों से पहले, जब वन कानूनों को पारित नहीं किया गया था, जब वन कानूनों को पारित नहीं किया गया था, तो आप देखोगे कि जो आदिवासी लोग जो होते थे, उनके आसपास आप देखोगे बहुत सारे लोग थे जो क्या करते थे, जो हिरण का, है ना, तीतर, तीतर जो होता है, तीतर एक बेटा पक्षी होता है, आपने देखा था, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? बताओ तो जल्दी से बताओ फटाफट से। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? तो तीतर एक पक्षी होता है, आपने देखा होगा, जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको पता होगा, ये तीतर जो होता है वो एक पक्षी होता है, ठीक है। हाँ, तो इनकी अगर हम बात करें, है ना, छोटे मोटे जो जानवर हो गए, जंगली सुअर, सुअर हो गया, इन सबके जो है ये शिकार किया करते थे और ऐसी अपनी जो है जीविका चलाते थे, है ना। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, अब क्योंकि वो सालों से यही करते आ रहे हैं, उसमें क्या बुराई है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है यहां पर एक कानून पारित किया गया जिसमें बोला गया कि अब क्या होगा, अब आप देखोगे इसको एक तरीके से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कि आप देखोगे ये जो पारंपरिक प्रथा चली आ रही थी कि भाई जंगलों में छोटे मोटे जो वृक्ष हैं, इनका शिकार, छोटे मोटे जो जानवर वगैरह जो हैं, इनका शिकार करते थे लोग, ये पारंपरिक एक तरीके से परंपराएं थी। लेकिन अब क्या होगा, अब इसको अंग्रेजों ने बोला कि देखो ऐसा है, अब तक कर लिया, ठीक है, अब जो है तुम शिकार नहीं करोगे। क्या है सर? ये एक तरीके से गैर कानूनी है। अगर शिकार करते हुए पकड़े गए, अगर शिकार करते हुए पकड़े गए तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको अवैध शिकार घोषित कर कर तुम्हें दंडित किया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा। अब सोच के देखो, बेचारे आदिवासी समूह क्या करे। तुमने उनकी जूम खेती छीन ली, तुमने बोला कि लकड़ियां नहीं लेने, तुमने बोला कि एक तरीके से तुम्हें जो है यहां पर शिकार भी नहीं करने। अब बेचारे अब जो आदिवासी हैं, ये कैसे जिएंगे आप बताओ? सब कुछ तो छीन लिया अंग्रेजों ने, सब कुछ तुम्हारे हाथ से छीन लिया। और आप देखोगे जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का शिकार का एक खेल बन गया। सो अब देखो यहां पे देखना कि लोग कितने दोगले होते हैं। देखो, पहले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि इन लोगों ने शिकार पर बैन लगा दिया। अब यहां पे दूसरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ वनों से संबंधित कानून पारित कर दिए, जहां एक तरफ इन्होंने शिकार का जो परंपरागत जो नियम था, चला आ रहा था जो सदियों से, उस पर उन्होंने क्या लगा दिया? पूरा बैन लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ ये जो खुद अंग्रेज जो थे, ये खुद जो है इन्होंने शिकार का एक खेल बना लिया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर को देख के क्या बोलोगे, ये देखो ध्यान से। तुम्हें पता होगा 1971 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। वो क्यों चलाया था? क्योंकि हमारे देश में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, क्योंकि इनका अवैध तरीके से शिकार किया जाता है। तुम्हारी बुक में एक तस्वीर दे रखी है जिसमें आप देखोगे ये बड़े लाट साहब हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये जो है ऐसा चांटा दूं कान के नीचे खींच के। ये देखो, ये गोरा खड़ा हुआ है ना, ये देखो, ये है ना, और इसका ये गुलाम है, ये भी इनका ही साथ देते थे ये लोग, है ना। आप देखोगे ये जो अंग्रेज है, ये है ना, इसने देखो कितने बाघों को मारा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बाघों को, यहां पे बड़े बड़े बाघों को यहां पे मारा हुआ है। अब इन बाघों ने क्या बिगाड़ा था आप बताओ? इन बाघों ने, ये जो बाघ है नीचे, इन बाघों ने इन गोरों का बिगाड़ा गया था। क्यों? अब क्या कर रहे हैं? अब ये कर ये रहे हैं कि इन्होंने अपने लिए शिकार का खेल बना लिया है। अच्छा, अब ये इनकी दलील क्या थी? इनकी दलील ये थी कि ये जो जंगल में शेर है ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये इंसानों को मारते हैं, खा जाते हैं। अब एक बात बता, जंगल में कौन गया? तू गया या ये तुम्हारे पास आया? अरे भैया, ये जो बेचारे ये जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, ये जंगल से बाहर नहीं आना चाहते, ये जंगल से बाहर नहीं आना चाहते। जंगल में तुम गए या हम गए? एक बात बताओ, ये जो बाघ जो थे, इनका घर क्या था? इनका घर तो जंगल था। तो तुम जंगल में आई, ये तुम्हारे पास आया। तो ये दलील दी इन लोगों ने, ये दलील दी इन लोगों ने। अब सोच के देखो कितने बाघों को इसने मार के रखा हुआ है। और ये क्या है, एक तरीके से आप नीचे पढ़ोगे ना, ये कहां की कहानी है? नेपाल की है। नेपाल में शिकार के बाद, इसका नाम क्या है? इस बंदे का नाम है लॉर्ड रीडिंग। इसने शिकार किया है, एक तरीके से क्या है, बहुत बड़ा एक ऑफिसर है, इसने जो है आप देखोगे शिकार किया। और आप देखोगे ना आसपास कौन है? आसपास सारे के सारे हमारे भारतीय लोग हैं सर। आसपास आप देखोगे भारतीय लोग हैं, सारे भारतीय लोग हैं, है ना। ये देखो सारे के सारे भारतीय लोग हैं। क्लियर हुआ? हाँ। और ये पता शिकार कैसे करते थे? बंदूकों से। चल कोई बात नहीं, तो शिकार कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर बराबरी का मुकाबला होना चाहिए ना। जैसे बाघ निहत्था होता है, हमको भी निहत्थे लड़ना चाहिए बाघ से, तो मैं जायज ठहरा दूं।
कोई दिक्कत नहीं, तेरे को शिकार करना है कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाघ भी निहत्था होना चाहिए, तू भी निहत्था होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम दोनों निहत्थे होंगे तब लड़ाई करो ना, तब शिकार करो, जो जिसको मार ले अच्छी बात है। एक काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम निहत्थे लड़ो, क्योंकि भाई बाघ के पास कोई बंदूक होती है क्या? बाघ के पास कोई बंदूक होती है? तो बाघ भी निहत्था है, तो इसको भी तो निहत्था होना चाहिए, लेकिन इसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी है। तो ये कैसा है भाई, ये कैसी बहादुरी हुई, ये कैसी बहादुरी हुई, ये बताओ, है ना? तो आप देखोगे कि जहां पर आप देखोगे बेचारे जो लोग हैं, ये परंपरागत रूप से शिकार करते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, आप देखोगे कि उस पर उन्होंने बैन लगा दिया, उस पर उन्होंने बैन लगा दिया, है ना? वो अपनी जरूरतमंद चीजों के लिए भी शिकार नहीं कर सकते, छोटी मोटी चीजों के लिए। दूसरी तरफ इन लोगों ने खुद शिकार को एक खेल बना लिया। राजा के साथ जाया करते थे बड़े बड़े ऑफिसर, उनके साथ बंदूकें हुआ करती थी, 4-5 हाथी हुआ करते थे, और बेफालतू में हम शेर को मार रहे हैं। अरे भैया, शेर ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, ये बताओ? उस शेर ने कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? और इनकी दलील क्या होती थी कि भाई ये जो शेर है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इतना ज्यादा शिकार किया, इतना ज्यादा शिकार किया। आप देखोगे जब हम आजाद हुए थे तो कुछ सौ संख्याएं बची हुई थी शेरों की, कुछ 100 संख्याएं बची हुई थी बाघों की। सब कुछ खत्म हो चुका था, सबका शिकार कर लिया था इन लोगों ने, सबका जो है शिकार कर लिया था इन लोगों ने। तो ये चीज मेरे को जो है थोड़ी सी खराब लगी। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें आपको समझ में आई? इतनी समझ में आई तो एक काम करो, फटाफट से पोल करो, जल्दी से पोल करो, है ना? पोल करो, हाँ जल्दी से बताओ फटाफट से। चर्म शोधक, जिसको हम टैनिन बोलते हैं, इसका उपयोग क्या है? बंदूक बनाने के लिए, त्वचा के कैंसर के उपचार के लिए, खाल से चमड़ा बनाने के लिए, सुगंधित सामान बनाने के लिए। फटाफट से बताओ, बोलो बोलो बोलो, करो करो। बोलो बोलो, जल्दी से करो, फटाफट से करो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, चर्म शोधक की अगर हम बात करें तो आप देखोगे बंदूक बनाने में इस्तेमाल होता है, तो आप देखोगे खाल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही हो जाएगा, खाल। हाँ, तो आप देखोगे 41% बच्चों ने सही किया है, खाल से चमड़ा बनाने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं किन किन बच्चों ने सही किया है। सुनील, शुभी, आदर्श, यश, अनुष्का, सृष्टि, प्रिया, हारमोनाइज, ग्रेंजर और हारमोनी। अच्छा हारमोनी, हाँ हाँ। चलो ठीक है, आराध्या और आकांक्षा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न करो, अगला प्रश्न करो फटाफट से, अगला प्रश्न करो फटाफट से, जल्दी से। उन बीजों का नाम बताइए जिससे निकाला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है। निकला तेल जो है चॉकलेट बनाने के काम आता है, मतलब उन पेड़ का नाम बताइए जिससे जो तेल निकलता है उसको आप देखोगे चॉकलेट बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। चंदन का, साल का, ओक का, या फिर पाइन, चीड़ का। जल्दी से बताइए फटाफट से, बोलो बोलो, जल्दी से करो फटाफट से। साथ न छूटे रांझा वे, हाथ न छूटे रांझा वे, मैनू तो बस दीदार तेरा, लाख कहाना माना वे, दिल कैसा दीवाना रे, मैनू तो बस दीदार तेरा, ओ दरिया मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात। तो आप देखोगे कि इसका आंसर क्या होगा, सही सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये सही आंसर हो जाएगा। लगभग 27, अरे ओके भी, अरे पागल हो क्या थोड़े से? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साल के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, ये सब हो गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं भाई, ज्यादा लेट नहीं करते, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
अब आप इसी टॉपिक में आगे जब पढ़ोगे, इसी टॉपिक में जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरे आ गया भाई आ गया, चलो ठीक है। अब इसी टॉपिक में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता, अब आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार जो है इन लोगों ने शिकार करना शुरू किया। आप देखोगे कि अगर मैं उपनिवेशिक शासक की बात करूं, यानी कि जब हम गुलाम थे, जब अंग्रेज हमें गुलाम बना रखा था, इस दौरान की मैं बात करूं, तो आप देखोगे एक तरीके से शिकार का चलन चला, शिकार का एक जो है चलन चला। इस शिकार के चलन में आप देखोगे बड़े पैमाने पर कई सारी जो प्रजातियां हैं वो लगभग लुप्त हो गई। सोच के देखो, मतलब हमने बहुत सारी ऐसी जानवरों की प्रजातियां जो थी इनको पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया, लुप्त कर दिया। आप देखोगे कि अब इन्होंने क्या दलील दी कि ये क्यों बेचारे इन निर्दोष जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो आप देखोगे इन्होंने दलील दी कि ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों की नजर में ये जो बड़े जानवर हैं एक तरीके से जंगली हैं, बर्बर हैं और आदिम हैं। एक तरीके से ये क्या चाहते हैं, एक तरीके से समाज में एक तरीके से डर का माहौल बना रहे हैं जानवर, है ना। और एक तरीके से उनका मानना यह था कि खतरनाक जानवर क्या कर सकते हैं, ये एक तरीके से हमारे समाज में एक तरीके से बहुत ही पुराने जानवर है, अगर हम इन जानवरों को मार देते हैं तो क्या होगा, तो एक तरीके से हमारा भारत देश जो है वो एक तरीके से सभ्य बन जाएगा, है ना। भारत देश को सभ्य बनाएंगे जानवरों को मारकर, निर्दोष जानवरों को मारकर। इनका मानना यह था कि जो जानवर हैं ये क्या है सर, ये बहुत ज्यादा आदिम का मतलब होता है बहुत पुराने जानवर हैं, बहुत ही बर्बर हैं, किसी की भी जान ले लेते हैं। गांव से ये जो हमने जहां खेती वेती हम कर रहे हैं, हमने जिन जंगलों को काटा है उन जंगलों में ही आ जाते हैं। सोच रहे हो, मतलब जिन जंगलों को इन्होंने काट के जहां ये बगान वगैरह लगाए हैं, इन जंगलों में शेर चीते वगैरह आ जाते हैं, इससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं हमें भारत को सभ्य बनाने के लिए हमें इन जानवरों का शिकार करना पड़ेगा। तो ये दलील दी अंग्रेजों ने। आप देखोगे इन्होंने क्या क्या किया, आप देखोगे बाघ, भेड़िए, है ना, दूसरे जो जानवर जो थे इनका शिकार करना शुरू कर दिया। और शिकार आप देखोगे ना, एक तरीके से शिकार में इनाम वगैरह भी दिए जाते थे। इससे होता था, इससे जो किसान था, किसान आप देखो इससे जो है किसानों को भी खतरा था। आप देखो ध्यान से, है ना, बाघ, भेड़िए और दूसरे जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे जो है किसानों को भी खतरा है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई यहां तक कि ये जो जानवर हैं एक तरीके से किसानों को बहुत परेशान करते हैं, इनकी जो भेड़ बकरी जो है इनको चुरा के ले जाते हैं, है ना, बच्चों को ले जाते हैं उठाकर। तो ये इनकी दलीलें थी। 1800, अब यहां पे एक आंकड़ा दिया गया है, इन्होंने बोला कि 1875 से 1925 के बीच आप देखोगे कि इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा, सोच के देखो, मतलब यहां पे इनाम की बात की जा रही है कि यहां पे किसानों को इनाम दिए जा रहे हैं। इनाम के लालच में आप देखोगे 80,000 से लगभग 1.5 लाख तेंदुओं और बाघों को जो है मारा गया। 80,000 बाघों को और 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुओं को जो है मौत के घाट उतार दिया, और 2 लाख से ज्यादा भेड़िए मारे गए, सिर्फ और सिर्फ इनाम के चक्कर में कि जो जितने मार के आएगा तो अंग्रेज सरकार क्या देगी, अंग्रेज सरकार जो है वो इनाम देगी। अब यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर आप देखोगे पूर्ण रूप से बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होंगी वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगी इनाम के चक्कर में, कि भाई ये जो जानवर हैं ये किसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो यहां पर जो है एक तरीके से शिकार के नाम पर जो है अलग अलग लोगों को जो है इनाम दिए जा रहे हैं कि किसानों को भी दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे आप देखोगे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। आप देखोगे एक तरीके से यहां पे खेल शुरू हो चुका था। अकेले जॉर्ज यूल नाम का एक व्यक्ति था, अकेले जो एक व्यक्ति है इसका नाम था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल की हम बात करें तो ये ब्रिटिश नागरिक था, एक अंग्रेज अफसर था। इसने अकेले 400 से ज्यादा बाघों को मारा। सोच के देखो, ये जो अकेला बंदा है जॉर्ज यूल, इसने इनाम के नाम पे, इसने सिर्फ शौक के नाम पर इसने 400 से ज्यादा, और इसमें ना ये लोग बहुत तारीफ समझते थे। अरे भाई तुम निहत्थे होके बाघ से लड़ो तो जानू मैं, तुम बंदूक से बाघ से लड़ रहे हो तो क्या फायदा भाई। तो अकेले इस बंदे ने 400 से ज्यादा बाघों को जो है मारा, है ना, 400 से ज्यादा। प्रारंभ में आप देखोगे जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। सोच के देखो, मतलब ये लोग इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ जंगल को आरक्षित ही इसलिए कर रखा है कि बस इन जंगलों में क्या होगा, बस और बस इन जंगलों में शिकार किया जाएगा। और काफी समय बाद क्या हुआ, काफी समय बाद जो बड़े बड़े जो पर्यावरणविद जो थे, अच्छा ये क्या होते हैं सर, बड़े बड़े जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो आप देखोगे पर्यावरण के लिए जो काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं पर्यावरणविदों। इनकी हम बात करें तो पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, जो पर्यावरण में रिसर्च करते हैं, जो पर्यावरण के बारे में इनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं पर्यावरणविदों, है ना। अब फिर हम दूसरी हम बात करें संरक्षणवादी, यानी कि जो आप देखोगे जंगलों को, जो इस पूरे हमारी प्रकृति को बचाने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं संरक्षणवादी। इन लोगों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होना चाहिए, ना कि इन्हें मारा जाना चाहिए। फिर आप देखोगे जब हमने बहुत ज्यादा हद मचा दी, हमने अत मचा के रख दी, जब हमारे पास बाघों की जो संख्या थी वो कुछ क्या रह गई, बस कुछ ही नंबरों में रह गई। आपको पता होना चाहिए, हम जब आजाद हो गए थे उस टाइम पर, जब अंग्रेजों से हम आजाद हुए उस टाइम पर आप देखोगे बाघों की संख्या जो थी सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, 400 से 500 बची हुई थी, सिर्फ और सिर्फ। और हमने कितने, कम से कम आप देखोगे, कम से कम 1875 से 1925 तक हमने करीबन 80,000 से ज्यादा बाघों को मार दिया, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुओं को मार दिया।
2 लाख से ज्यादा भेड़ियों को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पर सर? सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खेल के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर। कुछ जंगलों को तो जो है आरक्षित ही कर लिया गया था, कुछ जंगलों को आप देखोगे आरक्षित ही कर लिया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बस एक आखिरी स्लाइड है, आखिरी टॉपिक है, इसके बाद मैं बंद करता हूं, उसके बाद मैं जो है क्लास नहीं लूंगा, इसके बाद मैं जो है तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम जो इतने भड़बड़ा रहे हो। बस आखिरी टॉपिक पढ़ लो। आखिरी टॉपिक क्या है हमारा? नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। आप देखोगे कहीं ना कहीं एक तरफ यहां पर तहलका मचा दिया अंग्रेजों ने, अलग अलग कानूनों को लागू कर दिया है, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, पारंपरिक शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, खुद शिकार करे जा रहे हैं, और हजारों लाखों इन्होंने बाघों को, भेड़ियों को, तेंदुओं को, अलग अलग जानवरों को जो है इन्होंने मौत के घाट उतार कर कई सारी जो प्रजातियां थी उनको विलुप्त कर दिया। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप देखते हो कि आप देखोगे कि जंगलों के नियंत्रण पर, वनों पर जब नियंत्रण लगा दिया गया तो उसके लाभ और हानि दोनों देखने को मिलते हैं। आप देखोगे कि जब जंगल पर जो है एक तरीके से वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो गया, तो आप देखोगे तो बहुत से जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ, पर आप देखोगे कुछ जो लोग थे उनको व्यापार अवसर भी मिला। समझो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि देखो, हर चीज के घाटे भी होते हैं, हर चीज के फायदे भी होते हैं। जब अंग्रेजों ने वनों पर एक तरीके से नियंत्रण कर लिया, उस टाइम आप देखोगे कि बहुत लोगों को इससे नुकसान भी हुआ सर, तो बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने वहां पर जो है एक तरीके से व्यापार अवसर ढूंढ लिए। अच्छा, समुदाय ने अपने पारस्परिक पेशे छोड़ दिया। आप देखोगे जो आदिवासी समुदाय जो थे, जो सदियों से जो भी काम करते आ रहे हैं, जो भी सदियों से जो ये आदिवासी समुदाय थे, जो पारंपरिक काम करते आ रहे थे, है ना, पशु चराना, पशुपालन करना, है ना, शिकार करना, तो अब इन्होंने जो अपने पेशे छोड़ दिए। कई समुदाय की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पारस्परिक जो भी पारस्परिक जो पेशे से, पारंपरिक जो पेशा था इनका, जो भी करते आ रहे थे, हजारों सालों से करते आ रहे थे, आप देखोगे इसको छोड़ दिया और आप देखोगे वन उत्पादों के व्यापार में लग गए, बिजनेस करना शुरू कर दिया। जो क्या करते थे, आप देखोगे वनों में जो भी उत्पादन होते हैं उनका जो है इन्होंने बिजनेस करना शुरू कर लिया। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा ना। अब आप देखोगे अब तक क्या कर रहे थे सर, अब तक जो है ये लोग क्या कर रहे थे सर, अब तक जो है वनों के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी पारंपरिक रूप से चीजें चली आ रही हैं, जो इनके पापा ने की, दादा ने, परदादा ने, उनके दादा ने जो चीजें की, तो वही परंपरागत गतिविधि जो है वो चलती आ रही थी, वो है ना, चलती आ रही है। जिसमें आप देखोगे ये भैंस, पशुओं को चराना, खेती करना, झूम खेती करना, जानवरों का शिकार करना, जानवर जो जंगलों में जो भी जड़ी बूटियां वगैरह हैं उनको कलेक्ट करना, तो ये सब क्या है सर, ये इनका जो है एक तरीके से पारंपरिक पेशा था। अब क्योंकि अब यहां पर जो है एक तरीके से कानून आ गए हैं, तो अब ये जो है इस पर रोक लगा दी, इन्होंने अपने पेशा ही बदल लिया। अब ये क्या करेंगे, एक तरीके से व्यापारी बन जाएंगे। उदाहरण के लिए आप देखोगे यहाँ पे ब्राजील का अमेजोन, ब्राजील का जो अमेजोन जंगल है, यहाँ की हम बात करें, 19वीं सदी के मध्य में आप देखोगे ऊंची जगहों पर, है ना, मैन्योक उगाने वाली ब्राजील अमेजोन के, है ना, मनकुरू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को आपूर्ति करने के लिए जंगली रबर वृक्षों से लेटेक्स एकत्रित करना शुरू कर दी। तो आप देखोगे उन्होंने क्या किया, आप देखोगे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, उदाहरण के लिए यहाँ पर किसका उदाहरण दिया गया, ब्राजील का। ब्राजील कहां पर है सर, आप देखोगे ब्राजील, जब आप दक्षिण अमेरिका में जाओगे तो ब्राजील है। ब्राजील की एक खासियत है, यहाँ पर आपको जंगल मिलता है, जंगल का नाम है अमेजोन जंगल, जो कि आप देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे अब क्योंकि अंग्रेज ऐसा नहीं था भारत में आए थे, अंग्रेज पूरी दुनिया में गए थे, इन्होंने हर किसी को ही गुलाम बनाया था, हर किसी को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, हर किसी को, सबको गुलाम बनाया था। तो आप देखोगे अंग्रेजों ने ब्राजील को भी गुलाम बनाया था, और आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेजोन के जंगल काट काट कर वहां पर क्या किया, वहां पर रबड़ की खेती करनी शुरू की। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर आप देखोगे कि अमेजोन जंगलों में एक समुदाय रहता था, एक आदिवासी समुदाय रहता था, जिसका नाम क्या था, याद कर लेना, मुनकुरू, है ना, मुनकुरू समुदाय था सर। ये कहां रहता था सर, ये क्या है सर, ये एक आदिवासी समुदाय है सर, ये एक आदिवासी समुदाय है। ये क्या है सर, ये एक आदिवासी समुदाय है, ये एक आदिवासी समुदाय है सर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मनुक्कू की बात कर रहा हूं, ये जो समुदाय है। अच्छा ठीक है, अब इन समुदाय ने क्या किया, इन समुदाय ने व्यापारियों को आपूर्ति करने के लिए, आप देखोगे जो जंगली रबड़ जो थी, अब इस रबड़ का इस्तेमाल हम अलग अलग चीजों को बनाने के लिए करते थे, टायर को बनाने में करते थे, है ना, बहुत सारी रबड़ की वस्तुएं बनती हैं उनका इस्तेमाल करते थे। तो आप देखोगे इन्होंने जंगली रबड़, है ना, इसको हम खद्दड़ बोलते हैं, है ना, के वृक्षों से लेटेक्स एकत्रित करना शुरू कर दिया। तो आप देखोगे जो एक लेटेक्स क्या होता है, जो एक तरीके से वो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म है, सफेद कलर का जो होता है, उसको हम बोलते हैं, उससे हम रबड़ बनाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने एकत्रित करना शुरू कर लिया। समय के साथ साथ यह व्यापार नीचे व्यापार चौकियों की ओर आ गया और लागू पूरी तरह से व्यापारियों पर निर्भर हो गया। तो आप देखोगे ना, तो एक तरीके से इसने क्या किया, इसने एक अवसर दिया इन आदिवासियों को, इन मनुक्कू आदिवासियों को, जो एक मनुक्कू समुदाय जो था, इनको जो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी दे दी, इन्होंने पेशा ही बदल दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ फायदे भी दिखे हैं कि जब इन्होंने अपना पेशा बदल लिया। अब तक ये क्या कर रहे थे, अब तक जो है पारंपरिक चीजें कर रहे थे, अब आप देखोगे थोड़ा थोड़ा व्यापार में आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो जंगलों में जो भी चीजें हैं, जो भी एक तरीके से संसाधन है,
उनको एकत्रित करके उनको बेच रहे हैं, एक तरीके से व्यापार कर रहे हैं, अंग्रेजों के साथ में ही व्यापार कर रहे हैं। क्लियर हुआ? हाँ या ना, फटाफट से बताओ। क्लियर हुआ? हाँ या ना, फटाफट से बताओ। क्लियर हुआ? हाँ, तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम जो है इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम जो है इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक काम करते हैं, फिर से एक क्वेश्चन और करो फटाफट से। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां हुई थी? फटाफट से बताओ। अच्छा है, अच्छा प्रश्न है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अरे नहीं करा रहा, बस हो गया, अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, किसने की थी? हाँ बेटा, ये ब्राजील में है, ये जो समुदाय था ब्राजील में था, और यहां पे यही बताया गया कि किस तरीके से जब अंग्रेज आ गए तो ये इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में एक तरीके से व्यापार वगैरह करना भी शुरू कर दिया। तो यहां पे इनकी बात की जा रही है कि किस तरीके से इसके कुछ फायदे भी दिखे हैं, कि किस तरीके से जब इन्होंने अपना पेशा बदला, क्योंकि इनकी मजबूरी थी, पेशा बदलना इनकी मजबूरी थी भाई। पेशा क्यों बदला? क्योंकि अब इतने सारे नियम कानून आ गए हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, तो पेशा तो बदलना पड़ेगा। तो पेशा बदलने से कुछ हानि भी है, कुछ लाभ भी है। तो मैं लाभ के बारे में बता रहा था आपको। अरे आपके पास जब कुछ चारा ही नहीं बचेगा तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना आप। तो बेचारों ने पेशा बदल लिया, जो इनके दादा परदादा परपोता ये करते हुए चले आ रहे थे, तो इन सारे पारंपरिक कामों को जो है बंद कर दिया इन्होंने और एक तरीके से नया पेशा को अपना लिया। चलिए ठीक है, तो आप देखोगे ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। हाँ, 60% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहां पर है सर? ये एक तरीके से आपको देहरादून में जो है देखने को मिलता है। आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं आज हमारे क्विज के विनर कौन है भाई। हमारे शुभी, जय यश, शगुन, प्रियांशु, शिवांशी, सागर, आदर्श, अंशिका, अमित, आराध्या। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज का जो है खेल खत्म हुआ भाई। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको किस बारे में बताया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अलग अलग अधिनियमों को पारित किया, अलग अलग कानूनों को पारित किया, और इन कानूनों से किस तरीके से हमारे जो समुदाय थे इनको दिक्कत हुई। सबसे पहले मैंने आपको घुमत्तू खेती के बारे में बताया कि भाई जो पहले समुदाय थे वो अलग अलग जगहों पर घुमत्तू खेती किया करते थे। जब घुमत्तू खेती किया करते थे तो इससे क्या होता था, एक जगह पर खेती की, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पर खेती की, तो ऐसे करके ये लोग खेती किया करते थे और एक जगह को खाली छोड़ दिया करते थे, ताकि जो है एक तरीके से वो फिर से अपनी जो उर्वरकता है, जो फिर से अपनी एक जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है फिर से हासिल कर ले। अंग्रेजों को जब ये पता लगा तो अंग्रेजों ने घुमत्तू खेती पर जो है बैन लगा दिया। बैन क्यों लगा दिया? क्योंकि उनको लगता था कि इस खेती करने से आप देखोगे जमीन बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है और जमीन पर दूसरी हम कोई भी फसल नहीं उगा सकते या फिर दूसरे पेड़ों को उगा नहीं सकते हम, तो वो जमीन बेकार हो जाती है। और इससे होता ही है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ जो बेशकीमती पेड़ ऐसे होते हैं, इनका जलने का खतरा रहता है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि भाई ये जो खेती होती है इससे हमें टैक्स को वसूलने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि अंग्रेजों ने अलग अलग दलीलें दी और इस प्रकार आप देखोगे घुमत्तू खेती का भी अंत हो गया। उसके बाद फिर मैंने बात की शिकार की, किस तरीके से जो पारंपरिक रूप से शिकार होता आ रहा था हजारों सालों से, उस पर रोक लगा दी, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आजीविका के लिए करते थे। और वहीं अंग्रेजों ने खुद जो है एक तरीके से शिकार को ही अपना जो है पेशा बना लिया, शिकार को ही एक तरीके से खेल बना लिया। और एक तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से भेड़िया, बाघ, तेंदुआ, इन सब की जो प्रजाति जो होती हैं वो जब भारत आजाद हुआ वो पूर्णतः एक तरीके से है ना लुप्त हो जाती हैं। आप देखो कुछ प्रजातियां तो जो है बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं अंग्रेजों की वजह से। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इनाम रखा कि जो जितना शिकार करेगा उसको इनाम भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। समझ में आया? तो ये आज का हम टॉपिक था जो हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, पूरी तरह से आपका जो है रिवीजन हो गया है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम एंड करें इस क्लास को, एंड करें इस क्लास को, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी क्लास को एंड करें हम या ना करें? है ना? क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एंड करता हूं उस क्लास को। आई होप आपका सारा रिवीजन भी हो गया होगा। डाउट्स ढंग के नहीं हो ना, चांटे मारूंगा डाउट्स। हाँ देखो, ये डाउट्स होते हैं एसएसटी के मिड टर्म पेपर कब है, मुझे नहीं पता कब है, पागल कहीं का। देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये फिर कहते हैं कि हमको ब्लॉक क्यों कर दिया। देखो कितना पागल है ये क्या, इसको तेरे को ना फिर से ब्लॉक करवा दूंगा मैं, बदतमीज कहीं का। ये स्पैमिंग कौन करता है बताइए जरा। ये देखो, ये देखो, ये इतने चांटे मारूंगा ना, बदतमीज कहीं का। ये अभी भी तूने ये स्पैमिंग करी तूने, आज के बाद तो पागल कहीं का, सटे आ जाते हैं। हाँ देखो, ये डाउट है इनके, आईपीएस बनने के लिए क्या करना होगा। आईपीएस करने के लिए पहले जो जो ये तू तू कर रहा है ना, ये करना छोड़ दे, तू आईपीएस बन जाएगा। पहले ये तो करना छोड़ दे। ये डाउट है क्या तेरा, ये बता। तभी बोलता भी डाउट्स नहीं देखता, ये डाउट्स होते हैं इनके। आदिवासी की और इंग्लैंड के लोगों किस भाषा में? बेटा भाषा क्या होती थी, होता ये था कि इन आदिवासियों के, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा देखो, है ना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा अमित बेटा, वेरी गुड।
हाँ, तो बेटा आदिवासियों की जो अपनी स्थानीय भाषा होती थी, अब होता क्या था, ये थोड़े बहुत हिंदी में भी बात कर लिया करते थे, आप जो भी स्थानीय भाषा जो है उस भाषा में बात करते थे। अब होता क्या था, अंग्रेज और इनके बीच में भाषा बातचीत करने के लिए एक बिचौलिया हुआ करता था। अब ये जो बंदा होता था, भारतीय व्यक्ति हुआ करता था। अब ये जो व्यक्ति था वो इंग्लिश भी जानता था और स्थानीय भाषा भी जाना करता था। तो इस तरीके से होता ये था कि इस तरीके से ये वार्तालाप करते थे। कोई एक बंदा, जैसे आज के टाइम पर क्या होता है, पीएम नरेंद्र मोदी जो है ना, ये रशियन नहीं जानते, रशियन भाषा नहीं जानते, और जो पुतिन जो है वो हिंदी नहीं जानते। तो बीच में क्या होता है, एक तरीके से लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं, जो जिसको अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही हुआ करता था कि एक कोई व्यक्ति हुआ करता होगा जिसको इंग्लिश भी आती होगी और स्थानीय भाषा भी आती होगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे नाम पर है तो भाई उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। सर इस समय बेटा, इस समय अमित बेटा, इस समय जंगल जो है वो सिर्फ 18 से 20% बचे हुए हैं बेटा। लैटिन अमेरिका जो हमारे जो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, जो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, उनको हम लैटिन अमेरिका नाम से बोलते हैं। यहां पर एक तरीके से लैटिन भाषा बोली जाती है ना, क्लियर हुआ? चलिए चलो ठीक है, काम करते हैं, एंड करते हैं क्लास को, एंड करते हैं भाई। यार काय गुस्सा दिलाते हो मेरे को यार, मत दिलाया करो उतना गुस्सा यार। चलो ठीक है, काम करते हैं भाई, एंड करते हैं इस क्लास को, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगली क्लास में सारा पूरा जो चैप्टर, यानी कि कल की जो क्लास होने वाली है उसमें पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? पक्की बात है, समझ में आ गया ना? समझ में आया? ये ध्यान से पूछ लिया करो, कोई ढंग का डाउट्स पूछ लिया करो यार, अच्छा लगे तो। ऐसे फालतू के डाउट्स पूछ लेते हो यार तुम। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।